थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश। ये मुलाकात संभव है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री नीतीश की मुलाकात हो सकती है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक कर्टेसी मीटिंग कही जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम नीतीश की ये मुलाकात। जो हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली दौरे पर हैं। बताया ये गया था कि वो स्वास्थ्य संबंधी जो है अपनी जांच करवाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन सबके बीच में अभी जो है बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी वो अपने जो है जो उनका दिल्ली में आवास है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन कुछ देर बाद वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए ये मुलाकात इस वजह से महत्वपूर्ण कही जा सकती है या जिस पर निगाह टिकी हुई है, क्योंकि जो बिहार नतीजों के बाद में जब नीतीश कुमार अब जो है दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब जो है उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात कई तरह के, हालांकि अभी हाल फिलहाल में कई कुछ विवाद भी हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को लेकर के, लेकिन हाँ एक कर्टी जो कॉल के तौर पर इसको जरूर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री से होगी मुलाकात। बिल्कुल, आपसे लेंगे आगे अपडेट। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कर्टेसी मुलाकात हो सकती है। आप सीधा रुक कर, इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना। इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कब सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए। आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है। वो सब करेंगे। अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो अब बैठो, अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी। उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो। आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है। आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कह रहे हैं कि नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे हम। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज चलिए। हो गया चलिए। हैं, गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो।
व्यवस्था ये है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है। विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विवेक, सदन के अंदर भी हंगामा और बाहर भी हंगामा, विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने 19 तारीख को भी देखा था कि कोडीन का मामला जो है वो विधानसभा में उठेगा। 18 तारीख को अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोडीन का मामला उठाने की बात कही थी। उसके बाद 19 तारीख को सदन की शुरुआत के पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ये मसला जब उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मुखर होकर के इस मुद्दे को उठा रही है। उसका कहना है कि तस्वीरें किसी के भी साथ हों, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है और क्यों किसी को बचाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के सवाल कर रही है। हमारे साथ सीधा रुख कर लेते हैं वापस यूपी विधानसभा का। इसको स्वीकार करिए। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य तक चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया, संरक्षण आप मत दे उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो, चलिए प्लीज प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। चलो अपन के जब 56 आएगा सदन के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन में रहे और अंदर भी हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नारेबाजी यहां पर कर रहा है। स्पीकर ये कहते रहे कि नियम 56 का वक्त जब आएगा तब चर्चा होगी और अभी कार्यवाही को चलने दीजिए। विवेक राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो सत्र है ये कोडीन के मामले पर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की पूरी तैयारी कर चुका था, और लगातार पिछले 3-4 दिनों में हमें वो तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने जब 1-2 तस्वीरें दिखा करके ये बात कही कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के विधायक जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथ में कुछ तस्वीरें ली थी जो कि मौजूदा सरकार में जो लोग मंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं उनके साथ की तस्वीरें थी, और बार बार यही बात कही जा रही है कि अगर तस्वीरों से कोई आरोपी है तो ये जो तस्वीर है कि ये भी मौजूदा सरकार में जो लोग मंत्री उनके साथ की तस्वीरें हैं। और विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि जो भी लोग इसमें आरोपी हैं वो चाहे जिससे भी जुड़े हुए हैं उन पर बुलडोजर एक्शन हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक आंकड़ा जारी किया है कि पिछले कुछ समय में 26 लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और जिसमें से 22 लोग पीडीए समाज से आने वाले थे। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो पीडीए समाज से नहीं थे, यानी कि 22 लोगों पर जो पीडीए समाज थे उन पर एक्शन हुआ है। और बार बार ये बात कहने की कोशिश है कि सबसे ज़्यादा पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न मौजूदा सरकार में हुआ है, और इसीलिए इस एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के मांग कर रही है कि इस विषय पर चर्चा हो, सरकार अपना जो पक्ष है वो साफ करे। इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन की बात लगातार की जा रही है। आज हमने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहले बैठे हुए थे, और बैठने के साथ साथ उनके हाथों में तमाम अलग अलग कटआउट्स और तमाम अलग अलग होर्डिंग्स थे, और उन होर्डिंग्स में एक
आलोक सिंह जो कि पूर्व में एसटीएफ का सिपाही था 2006 में, जो वहाँ से सस्पेंड हुआ, उसके बाद अब वो उसके साथ नहीं है एसटीएफ के साथ, और वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार है। आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर भी लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पहुंचे थे। इसके साथ साथ दो अलग अलग गाड़ियों की तस्वीर भी निकल के सामने, और ये कहा गया कि जो लोग इन कोडीन के माफियाओं को जो लोग संरक्षण देते हैं उनको इस तरीके की गाड़ियां गिफ्ट दी जाती हैं। एक वेलफेयर गाड़ी है जो पिछले समय पे एक व्यक्ति ने ली हुई थी, हालांकि फिलहाल वो गाड़ी अब उनके पास नहीं है, जैसे कि किसी और के पास वापस चली गई है जब से पूरा कोडीन का मामला शुरू हुआ। उस वेलफेयर गाड़ी को लेकर के भी लोग इस बात को लेकर के आरोप लगाते हैं कि इस संरक्षण जो लोग इसको देते हैं उनको कहीं ना कहीं जो काली कमाई से जो पैसा होता है उस काली कमाई के पैसे से ये वेलफेयर जो है वो खरीदी गई है। इस तरीके के अलग अलग जो आरोप हैं वो लगाए गए। और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई 11 बजे, उसके बाद जो विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने वो सदन में उठे और उन्होंने साफ किया कि कोडीन का जो मामला है उस पर चर्चा की जाए और इस पर जवाब है वो दिया जाए। इसके बाद हमने देखा कि जो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना, उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश करी और कहा कि नियम 56 के तहत जब इस पर जब समय आएगा तो चर्चा की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे, सैकड़ों विधायक जो हैं, वो वेल में आकर के हल्ला करते रहे, शोर शराबा करते रहे। हालांकि अभी लगातार सतीश महाना जो हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सदन जो सुचारू रूप से चले, क्योंकि आज अभी शुरुआती तौर पर कुछ जो विधायी कार्य हैं वो होने, और उसके बाद 12:20 पर अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करने वाली है। लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ का अनुपूरक बजट ये हो सकता है। तो अब देखना होगा कि कोशिश कैसे आगे बढ़ती है। पर फिलहाल विपक्ष लगातार कोडीन मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। बिल्कुल विवेक, वहीं पर देखा जाए तो कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत प्रदेश के अंदर नहीं हुई है, ये बात हाउस में सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन संरक्षण माफिया को किसने दिया, इसको लेकर आरोप तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अब बस लगभग एक घंटे का ही समय बचा हुआ है जब अनुपूरक बजट सरकार की ओर से पेश किया जाएगा, उससे पहले का यह हंगामा। जी बिल्कुल, देखिए संरक्षण को लेकर के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले संरक्षण को लेकर के आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा जो सरकार है उसमें जो सजाती लोग हैं उनको संरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार ये बात उठाई। अखिलेश यादव ने अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये बात उठाई कि चाहे जो भी आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन हो, और इस एक्शन में बुलडोजर एक्शन की बात लगातार कही जा रही है। बुलडोजर एक्शन में दो अलग अलग तरीके से व्यंग किए जा रहे हैं कि क्या जो बुलडोजर एक्शन होता था तो क्या बुलडोजर का जो ड्राइवर है क्या वो नदारद हो गया है, या क्या बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बात कह दी कि अगर बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया है तो वो पेट्रोल देने का तक को तैयार हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखी जा रही हैं। हालांकि जब से मुख्यमंत्री ने फोटोज़ की बात कही तो उसके बाद आज एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें विभोर राणा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ आई, और उसके बाद एक फोटो वॉर जो है, पोस्टर वॉर जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि ये किस करवट बैठता है, और अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष अपना जवाब तो देगी ही देगी। इसके साथ साथ परसों जो है मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर जो विशेष संबोधन है वो भी देंगे। अब देखना होगा कि वो अंततः इस पूरे प्रकरण पर क्या चीज़ें कहते हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ भी जांच कर रही है, इसके अलावा एक एसआईटी भी बनी हुई है, एसआईटी भी जांच कर रही है, ईडी भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, और बड़ी 128 के करीब जो है एफआईआर वो इस प्रकरण में दर्ज हैं। अलग अलग जिलों में इस प्रकरण को लेकर के एफआईआर जो है दर्ज हैं, और अलग अलग तरीके से जो जाँच है वो जारी है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष अपना किस तरीके से क्या जवाब देता है और पुलिस इसमें कैसे आगे बढ़ती है, कैसे एक्शन करती है। और तस्वीरों की बात जहां तक की जाए विवेक, तस्वीरों को लेकर तो अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी है। हंगामा जारी है, सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। जिस तरह से पीडीए का यहाँ पर गिनवाया गया कि जिन 25 लोगों पर एक्शन हुए तो 22 तो उसमें से सिर्फ पीडीए वाले थे, तो यहाँ पर सियासत भी जमकर की जा रही है। जब बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव लगातार पीडीए का मुद्दा जो है वो उठाते हैं। अखिलेश यादव अलग अलग ग्राफ के माध्यम से पीडीए का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के थाने देखे जाएं तो उसमें चुनिंदा लोग ही पीडीए समाज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो भी एक्शन हो रहा है, सरकार के जो एक्शन होते हैं वो पीडीए समाज के ऊपर लोगों पर ज़्यादा होते हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों पर बुलडोज़र चला है पिछले 7-8 सालों में, और उसमें अगर 26 लोगों पर कुल बुलडोज़र का जो एक्शन है वो हुआ है, और उसमें से 22 लोग ऐसे हैं जो पीडीए समाज
से, यानी कि उनका कहना है कि पीड़ित समाज का जो उत्पीड़न है वो हो रहा है, और उसमें अखिलेश यादव कटाक्ष करते हुए इसके साथ साथ एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कहते हैं कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो पीड़ित समाज से जुड़े हुए नहीं हैं और उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है। इसी कारण उन पर किसी भी तरीके का कोई बुलडोजर एक्शन वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक रही तस्वीरों की बात, तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीरों की बात कही थी कि जो भी माफिया होते हैं उनके संबंध अचानक से जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो लोग निकल के सामने आ रहे हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। और उसमें आलोक सिंह जो एसटीएफ वाला था, उसकी भी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ एक पुरानी तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई थी। इसके अलावा 2-3 और समाजवादी पार्टी के लोगों की तस्वीरें जो है वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ जो है 2-3 और तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जो लोग इस मामले में अलग अलग एफआईआर में जिनके नाम हैं। और इसी बात पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये बात कही थी कि उनकी अगर तस्वीरों से कोई माफिया बन जाता है, तस्वीरों से कोई आरोपी हो जाता है, तो उनकी तस्वीरें तो सभी के साथ है। उसमें उन्होंने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम तक की बात कही कि उनकी तस्वीरें भी उनके साथ हैं, और उसके बाद आप तस्वीरों को देखिए और फिर तस्वीरों से आप समझिए कि कौन क्या है। तो इस तरीके के अलग अलग कटाक्ष और अलग अलग चीज़ें अखिलेश यादव इस तस्वीर के आने के बाद कह रहे हैं। और आज आपको बता दूं कि आज सत्र के पहले विभोर राणा, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो गिरफ्तार हुआ था, उसकी तस्वीर जो है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ निकल के सामने आई। उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के जो तमाम अलग अलग विधायक थे वो तस्वीर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि अगर तस्वीरों के हिसाब से कोई आरोपी होता है, कोई दोषी होता है, तो ये देखिए कि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात है। पीएम आवास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। ललन सिंह और सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले पीएम आवास के लिए सीएम नीतीश कुमार की जो गाड़ी है वहां से निकली है और पीएम हाउस के लिए वो रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी मौजूद है और साथ ही सम्राट चौधरी भी उनके साथ हैं। ये मुलाकात आज अब से थोड़ी देर में संभव है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी नीतीश कुमार आज मिल सकते हैं। ये कर्टसी मीटिंग कही जा रही है। तमाम मुद्दे हैं, अलग अलग विषय जिन पर बातचीत होनी, लेकिन उससे पहले ये मुलाकात एक कर्टसी मीट के तौर पर कही जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में मुलाकात का समय तय है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ललन सिंह सम्राट चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, वो जब वहां से रवाना हो रहे थे पीएम हाउस के लिए, और यहां गाड़ी में सवार होते हुए आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख सकते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लगभग 11:30 बजे का समय है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अंकित, बताएं क्या जानकारी, क्या हलचल? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, और अब जो वो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और ललन सिंह ये निकल चुके हैं नीतीश कुमार के आवास से। ये तीनों लोग भी निकले हैं और प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ में नीतीश कुमार की मुलाकात वैसे तो कहा जा रहा है कर्टसी मीट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, हालांकि जो है मुझे जानकारी ये मिल रही है कि उनको लेकर के कोई खास चर्चा तो नहीं, लेकिन क्योंकि बिहार में सरकार गठन के बाद में जिस तरह से नीतीश कुमार जो दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात अपने आप में जो है कई मायनों में जो है अहम जरूर कही जा सकती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरे पहुंचने का मकसद जो है राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो स्वास्थ्य अपना जो है जांच करवाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस सबके बीच में प्रधानमंत्री से मुलाकात, और जानकारी ये भी मिल रही है कि दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। तो ऐसे में भले ही बताया ठीक है, मुलाकात होती है, क्या बात होती है, जानकारी आपसे आगे भी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। राजस्थान के बाड़मेर की बात करते हैं, जहां जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने वाले छात्र हिरासत में ले लिए गए हैं और इसकी वजह से जमकर हंगामा भी हो गया। आरोप है कि अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाली जिला कलेक्टर टीना डाबी को छात्रों ने अपना रोल मॉडल मानने से इनकार कर दिया था और उन्हें रील स्टार कह दिया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके विरोध में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी थाने पहुंच गई और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। थाने पर छात्राओं ने नारेबाजी की, प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही भरा रवैया बताया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विरोध करने वाली छात्राएं थाने के सामने बैठ गई और आरोप लगाया कि जिन लोगों ने टीना डाबी को रोल मॉडल मानने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। घंटों हंगामा हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन पर खेद जताते हुए हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ दिया। वहीं अब ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र कॉलेज की फीस बढ़ने का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान कुछ छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कह दिया था।
आरोप है कि इसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर छात्रों के हंगामे की, उनके नारेबाजी करते हुए छात्राओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी हुई ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल तो धरना खत्म होने के बाद आपको उठाया गया की बात आई तो हमारे मैंने बोला कि रोल मॉडल आपकी टीना मैम है, तो हमारे भाई साहब बताए कि रोल मॉडल वो नहीं है, हमारी रोल मॉडल है क्या भाई? दुर्गावती रानी अब्बा है, ये हमारी रोल मॉडल है और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारी रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। यूपी के फर्रुखाबाद में खाटू श्याम के कीर्तन में जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां भजन गायक कन्हैया मित्तल का कार्यक्रम था, जिसमें 2 पक्षों में जमकर कहासुनी और मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आरोप है कि कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात पुलिसकर्मी व्यवस्था बहाल करने की जगह सेल्फी लेते रहे। दूसरी ओर मंच से कन्हैया मित्तल लोगों से झगड़ा नहीं करने की अपील करते हुए दिखाई दिए। क्या आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फर्रुखाबाद में खाटू श्याम का यहाँ पर कीर्तन था। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। गायक कन्हैया मित्तल का कार्यक्रम यहाँ पर था। कन्हैया मित्तल को देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और तभी हंगामा हो गया। और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर आरोप है कि वो हंगामा रोकने के बजाय सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। देखिए, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई लोग आज जान भी दांव लगाने को तैयार हैं। कई बार नियम और कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मथुरा में रील्स बनाने के लिए कुछ युवा सड़क पर बने होर्डिंग्स पर ही चढ़ गए और खतरनाक स्टंट किया। गोवर्धन इलाके में परिक्रमा मार्ग बाईपास पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवा होर्डिंग पर चढ़कर कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। होर्डिंग पर चढ़कर खतरनाक स्टंट तो किया ही, साथ ही बॉडी बिल्डिंग का भी शौक पूरा करते हुए नजर आए। अगर जरा सा भी पैर इधर उधर होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन युवाओं को मानो इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी के मथुरा की आप देख रहे हैं। होर्डिंग पर लटके हुए हैं, पुशअप कर रहे हैं, यहाँ पर कसरत करते हुए, खतरनाक स्टंट करते हुए आप इन युवाओं को देख सकते हो। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ रील बनाने के लिए। तो रील बनाने के लिए ये अपनी जान भी दांव पर लगाए हुए हैं। जरा भी डर नहीं है कि गिर सकते हैं, इनके हाथ पैर टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। और इन तमाम खतरों को दरकिनार करते हुए ये किस तरह से यहाँ पर रील बनाने का शौक पूरा कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। किसानों की ये महापंचायत नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ बुलाई गई है। किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी हमेशा उनसे किए वादों को पूरा करने का भरोसा देती है, लेकिन कभी भी किसानों से किए वादे पूरे नहीं करती। ऐसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा दूसरे कई जिलों के किसान भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए 0 पॉइंट पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस वक्त प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी है बता रहे हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आज किसानों की महापंचायत है और इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा कई जिलों के किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से प्राधिकरण से लगातार वो अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह है कि आज इस महापंचायत में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें 64% का मुआवजा, किसानों की आबादी का निस्तारण
और विकसित प्लाट जैसे मुद्दे शामिल होंगे। किसानों का कहना है कि इस महापंचायत में तय होगा कि आखिरकार आगे की किसानों की रणनीति क्या होगी। किसानों की महापंचायत को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से भारी तादाद में नोएडा पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में आज हालांकि कोहरा कम देखने को मिला, प्रदूषण में लेकिन कोई खास कमी नहीं आई। कई जगहों पर AQI अभी भी 400 के पार है। बवाना, आनंद विहार और जहांगीरपुरी में तो हालात बेहद खराब है, जहां सुबह से ही AQI 400 से ज्यादा बना हुआ है। तो कई जगहों पर कोहरा होने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही कोहरे में कमी आई है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम आने वाले दिनों में बदलता हुआ नजर आएगा। अक्षरधाम और महिपालपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कल के मुकाबले आज कोहरा कम रहा, लेकिन AQI ज्यादा बना हुआ है, गंभीर स्थिति में है। 400 के पार अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के देखने को मिल रहा है। अक्षरधाम और महिपालपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है और इसी ठंड के कहर के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सफ़ेद कोहरे की चादरों के बीच में अक्षरधाम जो मंदिर है वो दिख रहा है। कोहरा है वो लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उस एडवाइजरी के मद्देनज़र तमाम जो लोग हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई इलाकों में 350 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अक्षरधाम पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें अगर हवाओं में जो स्पीड है अगर उसमें कमी आती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं अगर उनमें रफ्तार कम होती है, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अगर वो सुधरता है तो स्थिति बदल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो मौसम है उसका मिजाज बदल सकता है, यानी कि जो कोहरे की स्थिति है वो बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। खासतौर से कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिख रही है। गुलमर्ग, अनंतनाग और कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका ही देखिए किस तरह से बर्फ में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बर्फबारी की वजह से जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं और वो बेसब्री से बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं बर्फबारी होने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर, गिरते पारे ने मुसीबत बढ़ाई है, किसानों के चेहरे खिले हैं, टूरिस्ट खुश है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके आगे काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारी बर्फबारी के चलते सब कुछ बर्फ से सराबोर दिख रहा है। सड़क, पेड़, पहाड़, रास्ते, सब पर बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है और किसान और टूरिस्ट इस बर्फबारी से बेहद खुश हैं और टूरिस्टों के आने से जो स्थानीय कारोबारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। तो पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदान में ठंड बढ़ रही है और कोहरे की घनी चादर के साथ साथ शीतलहर भी अब लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं, इसका असर दिख रहा है, लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, पारा गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है। यूपी के लखनऊ में कोहरे ने सफर के दौरान की मुश्किलें यात्रियों की बढ़ा दी है। हरियाणा के करनाल में भी लोग अलाव का ताप ले रहे हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। असम के गुवाहाटी की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर कोहरे के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में भी कोहरे की चादर ने सूरज को ढका हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं वो ठंड से भी परेशान हैं और साथ ही का साथ जो कोहरा है उसने यात्रा के दौरान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
महाराष्ट्र के पुणे में स्थानीय निकाय चुनाव का जश्न मना रहे लोगों में तब अफरा तफरी मच गई जब हल्दी उड़ाने के दौरान वहां अचानक ही आग भड़क गई और इस आग की चपेट में आकर 8 से 9 लोग झुलस गए। मौके पर दहशत हो गई, लोग चीखने चिल्लाने लगे। देखिए यहाँ पर इकट्ठा थे कार्यकर्ता, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हल्दी उड़ाई गई और उस हल्दी ने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से वहां पर आग के शोले भड़कते हुए दिखे। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन तभी 8 से 9 लोग इस आग की चपेट में आ गए। जश्न का उत्साह शोर शराबे में तब्दील हो गया और आग भड़कते ही लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। पुणे के जेजुरी मंदिर के सीढ़ियों के पास ये लोग स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान हल्दी जब किसी ने उड़ाई तो वहां उस हल्दी ने आग पकड़ ली और जल्दी वहां पर आग के शोले भड़कने लगे। करीब 9 लोगों के झुलसने की खबर है, जिसमें वो उम्मीदवार भी है जिसने जीत हासिल की थी। हालांकि इस आग को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये दिए से यहाँ पर आग फैली है, कोई कह रहा है कि आतिशबाजी की वजह से आग फैली है और कोई कह रहा है कि हल्दी ने आग पकड़ ली थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करनी सेना के काफिले पर पथराव हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना उस वक्त हुई जब करनी सेना के कार्यकर्ता जनक्रांति आंदोलन से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी आष्टा इलाके में अचानक पथराव हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते इतने में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल खराब करने और षड्यंत्र के चलते काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने जाम खुलवाया। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसके लिए करनी सेना के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। मेरे सभी भाइयों से बोल रहा हूं, मैं रास्ता जाम करेगा नहीं, कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए। कि हमें ना इस आंदोलन को खराब करना है, न इस व्यवस्था को खराब करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये साजिश है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली में बने नाइट शेल्टर को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार मूलभूत सुविधाएं दे रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया वो आपके दिल को कचोट देगा। सरकारी दावों के उलट जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने उर्दू पार्क में बने महिलाओं और बच्चों के शेल्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद घटिया है। संडे को खाना नहीं मिलता और साफ सफाई का हाल बुरा है। हालात ये हैं कि शेल्टर के कंबल सालों से गंदे पड़े हुए हैं और उनको ओढ़ने से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। इनको धोया जाता है, रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के? हमारा बिस्तर होता है वो तो हम धोते हैं। ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ? हमें नहीं पता है। आपके सामने कुछ देखा आपने? नहीं धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं धुला आपके सामने? नहीं, कभी भी नहीं धुला। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल से आपने कभी कंबल धुलते हुए नहीं देखे? नहीं देखा। अब जब नहीं देखा तभी तो कह रही हूँ, नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि शेल्टर हाउस की चेकिंग नहीं होती, बाकायदा चेकिंग होती है, लेकिन डर की वजह से शेल्टर में रहने वाले लोग समस्याएं नहीं बता पाते। डर है कि अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे। हम लोग तो कुछ कहते नहीं उन्हें। क्योंकि अपनी समस्या बताओ। हम बोलते नहीं है इसलिए कि हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं ना सफाई का, तो हमारे ऊपर बात उठेगी। ये बात है, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि शेल्टर में गर्म पानी, खाना और कंबल जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के मुताबिक हकीकत इससे ठीक उलट है।